नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मुझे आशा है कि आप सभी घर पे बहुत स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ इस लॉकडाउन में स्टडी पे पूरा आपका फोकस होगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे संविधान सभा की। संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, उन सब के बारे में हम बातचीत कर चुके थे और किस तरह से संविधान सभा का बंटवारा हुआ, देश के बंटवारे के साथ ही उसके संबंध में हम बात करने वाले थे। हम अब तक लगभग 6 अधिवेशनों की बात कर चुके थे, तो थोड़ा सा हम रिकेप कर लेते हैं। पहले हम अधिवेशनों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो अधिवेशन हुए, यानी कि जिनको हम बैठकें बोल रहे हैं, वही अधिवेशन है। तो टोटल 11 अधिवेशन हुए थे और अगर 26 जनवरी 1950 के अधिवेशन को हम अगर जोड़ते हैं तो इसके सहित 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था, देखिए 1946 में सिर्फ एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो 20 से 25 जनवरी 1947 को हुआ दूसरा अधिवेशन। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो तीसरा अधिवेशन हुआ था 28 अप्रैल से 2 मई। 28 अप्रैल से 2 मई के मध्य तीसरा अधिवेशन हुआ था और यह भी 1947 में हुआ था। चौथा अधिवेशन हुआ था 14 से 31 जुलाई 1947। पांचवा जो अधिवेशन हुआ था, पांचवा अधिवेशन 14 से 30 अगस्त 1947 और इसी अधिवेशन में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसको ड्राफ्ट कमेटी भी बोला जाता है। समिति का गठन हुआ था और 29 अगस्त को इसका गठन हुआ था और 30 अगस्त को इसकी जो पहली बैठक हुई थी, इसमें इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद में जो छठा जनवरी को, ठीक है, 27 जनवरी 1948 को हुआ छठा अधिवेशन और सातवां जो अधिवेशन हुआ था वो 4 नवंबर 1948 को हुआ। ठीक है, 4 नवंबर 1948 से ये स्टार्ट होता है और ये 8 जनवरी 1949 तक चलता है। कौन सा? सातवां अधिवेशन। आठवें अधिवेशन की हम बात करते हैं तो आठवां जो अधिवेशन है वो 16 मई से 16 जून 1949 तक। और नौवां जो अधिवेशन हुआ वो हुआ 30 जुलाई 1949। ठीक है, 30 जुलाई से 18 सितंबर 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। और जो 10वां अधिवेशन हुआ वो 6 से 17 अक्टूबर 1949 और 11वां अधिवेशन हुआ 14 से 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस तरह से ये टोटल 11 अधिवेशन हुए, यानी कि टोटल 11 अधिवेशनों के माध्यम से क्या किया गया? संविधान का निर्माण किया। जो वर्तमान में जो अस्तित्व में जो संविधान है, उस संविधान का अस्तित्व का जो उसकी शुरुआत होती है, उसके बनाने की, निर्माण की जो शुरुआत होती है वो 9 दिसंबर से स्टार्ट होती है। कब से होती है? 9 दिसंबर से स्टार्ट होती है और ये 26 नवंबर 1949 को समाप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 11 अधिवेशन है। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर को हुआ, दूसरा जनवरी में हुआ 20 से 25 जनवरी, फिर तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई 1947 के मध्य हुआ, चौथा अधिवेशन 1947 में जुलाई में हुआ, पांचवा अधिवेशन 1947 अगस्त में हुआ। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस तरह से ये सभी अधिवेशन हुए
1946 में सिर्फ एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1947 में 4 अधिवेशन हुए। 1948 की हम बात करते हैं तो 1948 में जो अधिवेशन हुआ वो 1947 के अधिवेशन आए 27 जनवरी, और ये 4 नवंबर 1900, ये 2 अधिवेशन, मतलब 2 अधिवेशन ऐसे थे, छठा और सातवां, ये 48 में हुआ, ठीक है, सातवां और आठवां, ठीक है, सातवां और आठवां। तो ये 4 अधिवेशन यहाँ पे हो गए, और ये 49 में हुए थे, ठीक है, ये 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 48 में सिर्फ एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1948 में, और दूसरा अधिवेशन जो भी हुआ था वो हुआ था नवंबर, जो 49 और 48 दोनों में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से 1946 में एक अधिवेशन हुआ, ठीक है, 1947 में 4 अधिवेशन हुए, 1948 में कितने अधिवेशन हुए, यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं या 2 मान सकते हैं, या 2 मान सकते हैं हम, 2 अधिवेशन हुए क्योंकि वो 49 में भी गए, और 1949 में कितने अधिवेशन हुए, 3 अधिवेशन हुए। इस तरह से 5 5 2 7 7 और 3 11, यानी कि ये 4 अधिवेशन हुए, ठीक है। तो इस तरह से 1946 में एक अधिवेशन, 47 में 4, 48 में 2, और 1949 में 4 अधिवेशन हुए, 49 49 49 49, यानी कि 16 मई से 16 जून, और 30 जुलाई 1949, 6 अक्टूबर 1949, और 14 नवंबर 1949, और तो 26 नवंबर ये लास्ट अधिवेशन था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्म अर्पित अंगीकृत तथा आत्म अर्पित अंगीकृत किया गया था, जैसा कि प्रस्तावना की अंतिम लाइन में ये शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो हम 6 अधिवेशनों की हम बात कर चुके थे, 6 अधिवेशनों की जो मूल जो चीजें हैं वो अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ तक ही पूछे जाते हैं। बाकी के जो अधिवेशन हुए वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें सिर्फ जो चीजें यहाँ तक हुई थी उन्हीं को ही बार बार उसमें दोहराया गया है, और जो संविधान है उसके ड्राफ्ट को तैयार करके संविधान में रखा गया है। तो हम कुछ मोटे इसके जो फैक्ट है उसके बारे में हम जान लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो सीटें हैं डिवाइडेशन उससे संबंधित कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन ने जो सिफारिश की थी उसने कहा था कि कितनी सीटें होगी, 389 सीटें होगी, ठीक है। कितनी सीटों के लिए उसने सिफारिश की थी, 389 सीटों के लिए उसने क्या किया था, सिफारिश की थी। और ये 389 सीटें कहां से होगी देखते हैं हम। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार 389 सीटों में से 296 सीटें तो कहां से होगी, ब्रिटिश प्रांतों से होगी, और 93 जो रियासतें हैं वो कहां से होगी, वो 93 जो सीटें हैं संविधान सभा में वो कहां से होगी, रियासतों से होगी। कहां से होगी, रियासतों से होगी। और ये कहां से होगी, ब्रिटिश प्रांतों से, यानी कि अंग्रेजी राज्यों से या अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेशों से, ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से होगी। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, 2 भागों में, कौन कौन से, यानी कि 292 सीटें तो कहां से होगी, कहां से, ब्रिटिश स्टेट से, यानी कि जो ब्रिटिश स्टेट से, जो 11 थे, इसमें कितने स्टेट थे, 11 स्टेट थे, और 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से होगी, 4, यानी कि 4 क्या होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, वहां से ये 4 सीटें होंगी, केंद्र शासित प्रदेशों से होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल कितने थे, 296 सीटें, ठीक है, 296 सीटें थी। इसके बाद में हुआ क्या, यहां तक कहानी समझ में आ गई। ये तो क्या था, ये तो किसकी सिफारिश थी, कैबिनेट मिशन की थी, कैबिनेट मिशन के अनुसार, ठीक है, कैबिनेट मिशन के अनुसार। और कैबिनेट मिशन कब आया था,
ये सिफारिश कब की थी? 16 मई 1946 की थी। ठीक है, 16 मई 1946 की सिफारिशें थी। 389 सीटें 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 रियासतों से होगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद जो माउंटबेटन योजना आई या गवर्नर जनरल की जो घोषणा पत्र था, उसके अनुसार क्या हुआ, संविधान सभा का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। तो संविधान सभा का जब विभाजन हुआ, यानी कि स्थिति संविधान सभा 3 जून 1947 के बाद जैसे ही संविधान सभा का विभाजन हुआ, उस घोषणा के बाद, तो भारत में कितनी सीटें रह गई? ओनली इंडिया में, है ना, भारत में। तो ये स्थिति कब की है? 31 दिसंबर 1947 की। 31 दिसंबर भारत आजाद हो चुका है और ऐसी स्थिति में भारत में कितनी सीटें बच गई? 299 सीटें बच गई। कितनी सीटें बच गई? 389 में से भारत में सिर्फ कितनी बची? 299 सीटें। ठीक है, ये 31 दिसंबर 1947 की स्थिति थी। ठीक है, भारत यहाँ पर आजाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 के बाद। तो 299 सीटें बची। अब 299 सीटों को हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये किस तरह से थी? ठीक है, इसमें से 231 सीटें, कितनी? 231 सीटें तो कहां से होगी? ब्रिटिश प्रांतों से होगी। और ये कहां से होगी? ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से बची। ठीक है, अब ब्रिटिश प्रांतों में यहाँ कितने प्रांत बच गए? 9 प्रांत बच गए। ठीक है, और इधर कौन कौन से चले गए? इसमें पाकिस्तान में 2 प्रांत, पहले 11 प्रांत थे, अब कितने, भारत में कितने प्रांत बच गए? 9 प्रांत बच गए थे, जिसमें सिंध प्रदेश चला गया था इधर। ठीक है, और पूर्वी बंगाल चला गया था। ठीक है, पूर्वी बंगाल चला गया था। हालांकि आसाम, पंजाब और बंगाल के कुछ हिस्से हुए थे। ठीक है, इनकी सीटों का क्या हुआ? बंटवारा हुआ था। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान, इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश थे, ये चले गए थे। ठीक है, तो 9 यहाँ पे क्या हुए? ब्रिटिश प्रांत बचे और 3 केंद्र शासित प्रदेश बचे। ठीक है, 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बचा? पहला तो बच गया कौन सा? अजमेर, अजमेर मारवाड़। ठीक है, दूसरा बचा कुर्ग। ठीक है, तीसरा जो बचा, ठीक है, इसमें जो पाकिस्तान में गया वो बलूचिस्तान चला गया। ठीक है, और जो तीसरा बचा, अजमेर मेरवाड़ आ गया, कुर्ग आ गया, और तीसरी जो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश बचा, सॉरी दोस्तों, मैं अभी बताता हूं। इसके बाद में जो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं, वो कितने बचे हैं? रियासतें जो बची हैं, वो वहां से कितनी सीटें बची? यहाँ पर 70 सीटें बची। ये रियासतों से बच गई, रियासतों से। ठीक है, रियासतों से सीटें 70 बची। और ये कितनी रियासतें थी? 29 रियासतें थी। कितनी? 29 रियासतों से 70 सीटें बची और 9 केंद्र शासित प्रदेश और 3 क्या है? 9 ब्रिटिश प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से 231 सीटें बच गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहां तक मैं समझता हूं कि तस्वीर क्लियर हो गई होगी। तो भारत में संविधान सभा में जो सीटें थी, वो 31 दिसंबर 1947 को कितनी थी? 299 सीटें थी। ठीक है, 1947 में। तो यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल हुई। तो अब इसके बाद में क्या किया गया? वापस दोबारा से चुनाव करवाए गए और जो बंगाल, असम और पंजाब जो राज्य थे, वहां पर क्या हुआ था? सीटों का डिवाइडेशन हुआ था। तो वहां पर दोबारा से क्या किया गया? पुनर्सीमांकन किया गया। दोबारा से सीटों का वहां पर आवंटन किया गया। तो ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव हुए। अब दोबारा चुनाव जब हुई, तो दोबारा चुनाव के बाद में 299 सीटों से बढ़कर ये कितनी हो गई? हमारे यहाँ पे दोबारा सीटें जो हुई वो 324 सीटें हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? बढ़ाने के बाद में दोबारा से जब चुनाव करवाए गए तो 324 सीटें हो गई। ठीक है, अब 324 सीटों में हम डिवाइड करते हैं तो प्रांतों से कितनी थी? ब्रिटिश प्रांतों से 235 सीटें थी। कितनी थी? 235 सीटें थी। और देसी रियासतों से जो सीटें बची यहाँ पर 89 सीटें हो गई थी। 70 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 89 सीटें कर दी गई। ठीक है, 235 और 89। ठीक है,
इसमें से जो हैदराबाद रियासत है वो कभी शामिल नहीं हुई। ठीक है, हैदराबाद की सबसे ज्यादा सीटें थी, 16 सीटें थी, इसलिए वो कभी शामिल नहीं हुई। और 16 माइनस 16 इक्वल टू कितनी बच गई, यहाँ पर 73 सीटें बच गई। यानी कि अंतिम रूप से जो संविधान सभा में जो रियासतों से जो सीटें शामिल हुई, जो लोग शामिल हुए, वो 73 सदस्य शामिल हुए। ठीक है, 235 सीटों में 235 सीटों में हम डिवाइड करते हैं तो वही 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 232 क्या हो गई, 232 ब्रिटिश प्रांतों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से शामिल हुई। इस तरह से टोटल जो सदस्य शामिल हुई 73 प्लस ये इधर 235 प्लस 308 सीटें, अंतिम रूप 389 सीटें हुई। 389 सीटें कैबिनेट मिशन, उसके बाद में ब्रिटिश प्रांतों से 296 सीटें होंगी और 73 सीटें रियासतों से होगी। 292 और 4 इस तरह से 296 को डिवाइड किया गया था। जब 31 दिसंबर यानी भारत आजाद होने के बाद में क्या हुआ, भारत में 2 नेशंस थ्योरी अपनाई गई और भारत और पाकिस्तान में भारत 2 हिस्सों में बट गया। तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा का भी बंटवारा हुआ, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के अनुसार हुआ था। तो उस समय डिवाइड होने के बाद में भारत की संविधान सभा में जो सदस्य बचे वो 299 सदस्य बचे। यानी कि 31 दिसंबर 1947 को 299 सदस्य थे। फिर दोबारा से पुनर्सीमांकन किया गया और पुनर्चुनाव हुए। तो ऐसी स्थिति में 324 सदस्यों पर क्या होने थे, चुनाव होने थे। तो 299 के अलावा जो भी सीटें थी उन पे चुनाव होने थे। तो 235, 289 इसमें से 16 सीटें हैदराबाद के कभी शामिल नहीं हुई, इसलिए अंतरिम रूप से 73 लोग ही इसमें शामिल हुए थे। तो इस तरह से 308 सदस्यों ने ही अंतिम ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 को अंतिम ड्राफ्ट पे हस्ताक्षर किए थे, 308 सदस्यों ने ही। ठीक है, तो इस तरह से, और जो 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ये था दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, और चौथा बलूचिस्तान था जो पाकिस्तान में चला गया था। तो ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक कहानी मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपने देखा होगा कहीं पे 299 सीटें भी आपको मिलेगी। तो ये पूरी कहानी है इसकी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके जो मोटे मोटे जो फैक्ट हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके बाद में जो 4 नवंबर 1948 को क्या किया, इससे पहले क्या हुआ था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में जो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, उस प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष अपॉइंट हुए थे 30 अगस्त 1948 को। ठीक है, तो उसके बाद में 30 अगस्त 1948 को जैसे ही वो 1947 को जैसे ही वो अध्यक्ष नियुक्त हुए, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रारूप संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया। जो किसके सहायता से किया, जो संवैधानिक सलाहकार थे उस टीम के BN राव यानी बेनेगल नरसिम्हा राव, तो उनकी सहायता से उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को संविधान में रखा और उस पर चर्चाएं हुई और उसको 8 महीने उसको पब्लिश किया गया और जनता को 8 महीने के लिए क्या किया गया, उस पर विचार करने का या उसकी आलोचनाएं और टीका टिप्पणी करने का उनको अवसर दिया गया। इसके बाद में जो अंतरिम रूप से जो फाइनल जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, जो भी आलोचनाएं मिली, उन सब आलोचनाओं पे विचार विमर्श करते हुए इन्होंने एक नए सिरे से उसमें जो भी खामियां थी उन खामियों को निकालते हुए एक नए सिरे से एक संविधान का निर्माण किया, ड्राफ्ट का तैयार किया। और उस ड्राफ्ट को 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष उसको विचार के लिए दोबारा से रखा। ठीक है, तो 4 नवंबर 1948 को, ठीक है, फिर से दोबारा से इसको रखा विचार के लिए। किसने रखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर।
अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे मित्रों? 7 सदस्य थे और उनका जो अध्यक्ष था वो कौन था? भीमराव अंबेडकर था। ठीक है, इसके बाद में इस पे तीन वाचन हुए, यानी कि 3 वाचनों के माध्यम से इस संविधान सभा को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने की योजना बनाई गई। 3 वाचन आप अच्छे से समझते हो कि आज जो संसद में कोई भी अगर विधेयक पास होता है या कोई भी संविधान संशोधन या कोई भी बिल रखा जाता है तो वो 3 वाचनों से ही गुजरता है। ठीक है, यानी कि जो प्रथम वाचन होता है उसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि ये संविधान ये जो बिल है ये सदन में रखने लायक है या नहीं है। दूसरा जो वाचन होता है या पहले वाचन में उससे संबंधित उसके सब्जेक्ट को क्लियर किया जाता है, दूसरे वाचन में उसमें वाद विवाद होता है और तीसरे वाचन पर सिर्फ वोटिंग होती है। तो इस तरह से 3 वाचनों से वो गुजरा। कौन? जो भीमराव अंबेडकर ने क्या रखा? संविधान का जो ड्राफ्ट रखा था वो अंतरिम ड्राफ्ट रखा था। ठीक है, और इस अंतिम ड्राफ्ट को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? 26 नवंबर, जो कि ये 11वां अधिवेशन था, 11वें अधिवेशन का अंतिम दिन था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया? इसको अंगीकृत किया गया। अंगीकृत, आत्म अर्पित तथा अधिनियमित किया गया, यानी कि अंगीकृत, आत्म अर्पित तथा अधिनियमित किया गया। ठीक है, 4 नवंबर को इसको रखा गया। ठीक है, 4 नवंबर 1949 है या मिस्टेक। 4 नवंबर 1949 को जब ये 11वां अधिवेशन, ये अधिवेशन कौन सा है? ये अधिवेशन 11वां अधिवेशन है या 11वीं बैठक है। इसके 4 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 11वीं अधिवेशन में संविधान सभा का जो ड्राफ्ट था, जो प्रारूप समिति ने जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था उसको रखा। उसके बाद में ये 3 वाचनों के माध्यम से इसको पास किया गया और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत, आत्मार्पित तथा अधिनियमित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं टोटल 11 अधिवेशन हुए, यानी कि टोटल 11वां अधिवेशन था तो टोटल 11 अधिवेशन हो गए। और इस अधिवेशन के तहत ही टोटल जो 11 अधिवेशन हुए उसमें कितने दिन लगे? इसमें 165 बैठकें हुई। कितने बैठकें हुई? 165 बैठकें हो चुकी है यहाँ तक। कहां तक? 26 नवंबर 1949, यानी कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, तो यहां तक कितनी बैठकें हो गई? 165 बैठकें कंप्लीट हो चुकी थी। और इसके बाद में संविधान निर्माण में जो समय लगा, टाइम लगा, जो टोटल टाइम लगा संविधान निर्माण में वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन मित्रों कुछ वेबसाइट ऐसी है, जिस तरह से राज्यसभा की वेबसाइट पे जब मैंने देखा तो वहां पर मुझे ये जो टाइम मिला वो 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन मिला। ठीक है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से जज कर लीजिएगा, दोनों ही आंकड़े मुझे मिले यहाँ पे। तो ये अक्सर जो किताबों में हमें मिलता है, अब तक हमने जो देखा है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन मिला। लेकिन राज्यसभा टीवी उसका जो ऑफिशियल चैनल है, अपनी राज्यसभा का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का मुझे टाइम मिला। इसमें जो टोटल जो कॉस्ट आई, यानी कि जो पूरा जो खर्च हुआ, इसमें टोटल कॉस्ट वो लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, उस समय 64 लाख रुपए बहुत ही एक बड़ी रकम हुआ करती थी और इतना पैसा इस पे खर्च हुआ था। ठीक है, इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को जो यहाँ पर जो जिन सदस्यों ने जो साइन किया था, जो अंतिम रूप से संविधान सभा में जो उपस्थित थे यहाँ पे 11वें अधिवेशन में, वो कितने थे? 284 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 284 सदस्य थे। और इन्होंने अंतरिम रूप से इस संविधान पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। ठीक है, उपस्थित थे।
संविधान सभा में 284 सदस्य यानी कि 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्य उपस्थित थे? 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित थे और इन्होंने ही 26 नवंबर 1949 को अंतिम संविधान जो स्वीकृति दी गई थी इस संविधान को, उस पर हस्ताक्षर किए, यानी कि संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, हस्ताक्षर किए कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने। ठीक है, क्लियर यहां तक दोस्तों। अब इसके बाद में बात करते हैं हम कि जो संविधान सभा का जो प्रथम प्रारूप आया था, यानी कि जो पहला प्रारूप रखा गया था प्रारूप समिति के द्वारा, यानी कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, और जो बेनेगल राव जो BN राव था, बेनेगल नरसिम्हा राव, उनकी सलाहकार समिति, उनकी संवैधानिक सलाहकार में जो संविधान का रचना की गई थी, उसमें जो प्रथम जो प्रारूप था, उस प्रथम प्रारूप में जो प्रथम प्रारूप आया, उस प्रथम प्रारूप में कितने कितने अनुच्छेद थे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये प्रथम प्रारूप ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला प्रारूप, इसमें जो अनुच्छेद थे वो कितने थे? इसमें 315 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? मैं एक बार वापस अच्छे से ऊपर से लेते हैं इसको। प्रथम प्रारूप, जो इसका प्रथम प्रारूप आया था, किसका? प्रारूप समिति की ओर से संविधान का, उसमें प्रथम प्रारूप में जो अनुच्छेद थे उनकी संख्या कितनी थी? अनुच्छेदों की संख्या 315 थी। ठीक है, प्रथम प्रारूप में। उसके बाद जो इसमें जो इसके भाग थे वो कितने थे? इसमें प्रथम प्रारूप में जो भाग थे वो कितने थे? 8 भाग थे। और 8 भाग के अलावा, ठीक है, 8 भाग थे, और ये जो 8 भाग था, इसमें अनुच्छेद 315 अनुच्छेद थे प्रथम प्रारूप में, और भाग 8 थे, और इन सभी को टोटल 60 देशों के संविधान से अंगीकृत या संविधान से लिया गया था। ठीक है, 60 देशों के संविधान को रीड करके या उस पर विचार मंथन करके इन अनुच्छेदों को शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद में जो अंतिम जो संविधान आया, यानी कि संविधान, ये प्रथम प्रारूप की बात है, और हम 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को जो इसमें अनुच्छेद थे, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान जो अंगीकृत किया गया, आत्म अर्पित अधिनियमित किया गया, उसमें अनुच्छेद थे कितने? इसमें अनुच्छेद थे, इसमें जो अनुच्छेद थे वो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। और भागों की बात करते हैं हम, पार्ट्स, इसमें जो भागों की संख्या थी, भाग कितने थे? इसमें 12 भाग थे। ठीक है, कितने भाग थे? 22 भाग थे। 22 भाग थे, और अनुच्छेद भाग, और इसमें जो अनुसूचियां थी, यानी कि शेड्यूल जो थी, अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये 395 है, और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, वर्तमान की हम बात करते हैं। वर्तमान संविधान की बात करते हैं, तो जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद हालांकि अभी भी 395 है, लेकिन लोग इसको 445 या 445 से 470 के बीच बताते हैं। ठीक है, लेकिन 395 अनुच्छेद है, लेकिन इनको बीच बीच में सब डिवाइड करके लिखा गया है। भागों की हम बात करते हैं। भाग तो वर्तमान में भी 22 भाग ही है, लेकिन कुछ जगह आपको ऑप्शन के अनुसार 25 भाग भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां बड़ी हैं, और अनुसूचियां 8 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई है। ठीक है, तो ये वर्तमान स्थिति है। ठीक है, 25 भाग भी आपको मिलेंगे, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो अनुच्छेद है वो कितने हैं? 445 से 470 के बीच आपको कोई आंकड़ा मिल सकता है, लेकिन देखा जाए तो वास्तविक 395 मूल जो अनुच्छेद है वो 395 ही है, और जो मूल भाग है वो 22 है, और अनुसूचियां 22 है।
12 है। ठीक है, तो यहां तक मैं समझता हूं कि स्थितियां क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। तो जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान को अंतरिम रूप से लागू किया गया था, न कि पूर्ण रूप से, अंतरिम रूप से लागू किया गया था। और उस अंतरिम रूप से जो संविधान लागू किया गया था उसमें लगभग 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतरिम रूप से लागू किया गया। इस दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया। ठीक है, अब 16 अनुच्छेदों में हम बात करते हैं। तो पहला जो अनुच्छेद था इसमें कौन कौन से नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को लागू किया गया, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 60 को लागू किया गया जो किससे संबंधित था, राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड था, क्योंकि राष्ट्रपति को नियुक्त करना था। ठीक है, 60। इसके बाद चुनाव से संबंधित 324 अनुच्छेद को लागू किया गया। इसके बाद 366, 367। ठीक है, इसके बाद 379, 379। फिर उसके बाद में 380, 388, 391, 393, 393 और 394 और 394, 391, 93, 394 तथा 395। इन 16 अनुच्छेदों को क्या किया गया, लागू किया गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं आपको 15 भी मिलेंगे, क्योंकि 395 के तहत इन सभी को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, किस अनुच्छेद से लागू किया गया था, 395 अनुच्छेद के तहत इन सभी को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। जबकि जो संविधान का जो शेष भाग था, यानी कि संविधान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो यहां तक स्थिति क्लियर हो गई होगी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के क्या है, अंतरिम रूप से इसको लागू किया गया, अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, आत्मअर्पित किया गया। इस दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। नागरिकता से संबंधित, ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित था। ये 324 चुनाव करवाने थे, इस वजह से 324 चुनाव का था। तो ये सभी इस तरह से ये आर्टिकल लागू किए गए थे जो उस समय वास्तव में आवश्यक थे। ठीक है, अब बात करते हैं तो संविधान सभा के, अगर हम 12वें अधिवेशन की बात करते हैं, जो 12वां अधिवेशन हुआ, 12वां, यानी कि हालांकि इसको कभी काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर फिर भी आपको संविधान में पहला जो 11वां अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, वो 4 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को हुआ। ठीक है, ये 11वां अधिवेशन है। 12वें अधिवेशन की हम बात करते हैं तो 12वां अधिवेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, हालांकि ये कभी काउंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में आपको 12 मिल जाते हैं और 11 या 12 दोनों नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर लगाना है। ठीक है, तो जो अंतिम जो अधिवेशन था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, इस दिन क्या किया गया था, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत
राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को अपनाया। ठीक है, तो राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत कौन सा था हमारा, कौन सा था, सस्यम वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, इन दोनों को क्या किया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। साथ ही क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को औपचारिक राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, औपचारिक क्या बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को औपचारिक राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, इसी के साथ इसी में जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को ही, और इसी से पहले क्या किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को, जबकि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को तो राष्ट्रीय ध्वज जो दिवस था अभी दिवस या 22 जुलाई जो 6 दिन पहले 22 जुलाई था, उस दिन क्या किया गया था, इसको राष्ट्रीय 22 जुलाई को 6 दिन पहले जो 22 जुलाई था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, तो यहां तक इसकी जो मोटे मोटे जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से काफी लंबी क्लास हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही।